आज शुरू करते हैं हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री में, जिसका नाम होगा वैद्युत अपघटन के उत्पाद। वैद्युत अपघटन के उत्पाद। देखो, आपको बता दें, आप दो तरीके से बता सकते हैं। कल आप पढ़े भी थे कि जब आप वैद्युत अपघटनी सेल बनाते हैं तो वैद्युत अपघटनी सेल में आप विलयन के रूप में कॉपर सल्फेट भी मिलाते हैं और NaCl भी मिला सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो मिलाइए। अगर कॉपर सल्फेट कल पढ़े थे तो कॉपर सल्फेट होता है, तो कॉपर सल्फेट जब विलयन प्रवाहित की जाती है तो वह दो भागों में टूट जाता है। एक कॉपर होता है, क्या होता है, सल्फेट होता है। तो कॉपर और सल्फेट दोनों उत्पाद के रूप में हमको क्या होते हैं, प्राप्त। और अगर NaCl का विलयन लेंगे तब वैद्युत प्रवाहित करेंगे तो Na+Cl- में टूट जाएगा ना, तो Na+ और Cl- उत्पाद के रूप में हमको कहा होगा का इष्टकार। याद होगा तो लिख लो, लिखो कि जब किसी विलयन में वैद्युत प्रवाहित किया जाता है तो उस विलयन से हमें उत्पाद प्राप्त होता है। उस विलयन से हमें उत्पाद प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए NaCl हमारे पास है। क्या है, NaCl। तो वैद्युत प्रवाहित करते हैं तो Na+ में और Cl-, देखो यही उत्पाद आपका होगा। कॉपर सल्फेट है, जब आप वैद्युत प्रवाहित करेंगे तो कॉपर प्लस में और सल्फेट माइनस में को प्राप्त, ये उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। अच्छा, आपको याद होगा कि वैद्युत अपघटनी विलयन में नियम क्या कहता है, जरा सोचिएगा कि धनात्मक हमेशा किसके पास जाता है, ऋणात्मक। ये फिक्स है, जो धन होगा ऋण के पास जाएगा। तो बताओ वैद्युत अपघटनी सेल में कौन माइनस में होता है, कैथोड की एनोड। आप उसमें जाइए ना वैद्युत रासायनिक श्रेणी में, तो लोन लिख रहे हैं ना, LOAN, अगर मतलब एनोड निगेटिव होता है। तो इसमें एनोड क्या होगा, पॉजिटिव होगा ना। तो एनोड जब पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव के पास क्या जाएगा, क्लोराइड और सल्फेट जाएगा ना। और भाई एनोड प्लस में है, तो जो प्लस में होगा एकदम निश्चित है कि वो माइनस वाले उसके तरफ जाएंगे। ये नियम का था। तो थोड़ा सा इसमें लिख लेना कि इसमें एनोड धनात्मक होता है, इसलिए इसमें क्लोराइड Cl- तथा सल्फेट प्राप्त होता है। जबकि कैथोड ऋणात्मक होता है। जिस पर Na+ CO के बदले प्लस प्राप्त होता है। यह है वैद्युत अपघटन के उत्पाद। कभी भूलिएगा मत, हमेशा याद रखना कि जो वैद्युत अपघटनी सेल होता है इसमें एनोड धनात्मक होता है, इसीलिए इस पर माइनस वाला चले जाते हैं, क्लोराइड और सल्फेट चले जाते हैं।
जबकि जो कैथोड होता है ऋणात्मक होता है, जिस पर सोडियम प्लस और Cu के बराबर प्लस जाकर के एकत्रित हो जाता है। सिंपल सी बात आपसे बात अच्छी जाएगी तो बता सकते हैं। चले आगे बढ़ें। अब हमारे पास है, थोड़ा सा बता देते हैं यहाँ पर, तब प्राथमिक बैटरी पर चलेंगे हम लोग। वैद्युत रासायनिक श्रेणी, आपको याद होगा वैद्युत रासायनिक श्रेणी के बाद में मिटा दें इसको, लिख लिए इसी को सक्रियता श्रेणी भी कहते हैं। वैद्युत रासायनिक श्रेणी आप कहेंगे कि आपसे कोई पूछा कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होता है, तो अब मत लिखना, पहले समझो। कहोगे कि जब धातुओं को क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में रखता है, घटते हुए क्रम में रखता है धातुओं की क्रियाशीलता, क्योंकि सबसे पहले पोटेशियम होता है सबसे अधिक क्रियाशील, उसके बाद से सोडियम होता है, उससे कम होता चला जाता है। तो जब धातुओं की क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में रखते हैं तो जो हमें श्रेणी प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? सक्रियता श्रेणी कहते हैं। धातुओं के क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में रखते हैं तो जो हमें श्रेणी प्राप्त होती है उसको सक्रियता या वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं, दोनों कह सकते हैं। इस श्रेणी में जो अधिक क्रियाशील तत्व होता है उसको पहले रखते हैं और जो कम क्रियाशील तत्व होता है उसको बाद में रखते हैं। याद हुआ कि जब धातुओं के क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में रखते हैं तो जो हमें श्रेणी प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। इसमें जो अधिक क्रियाशील धातु होते हैं उसको पहले रखते हैं और जो कम क्रियाशील धातु होता है उसको बाद में। कुछ बात आप डिस्कशन तो भूलिएगा मत, लिख देते हैं यहाँ पर कि याद हो जाएगा, लिख लो। जब धातुओं को उनके क्रियाशीलता के आधार पर घटते हुए क्रम में रखते हैं, घटते हुए क्रम में रखते हैं तो जो श्रेणी प्राप्त होती है तो उसे वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। वैद्युत रासायनिक श्रेणी उसमें लिख लेना नोट में कि अधिक क्रियाशील धातु पहले, अधिक क्रियाशील धातु पहले और कम क्रियाशील धातु बाद में रखते हैं। ट्रिक भी याद होगा आपको। पशु के माई जी अल्लाह के पसंगा है। पशु के माई जी अल्लाह के पसंगा, पास से कहाँ हो जाएगी, याद करो।
पहले समझ लेता हूँ, लेकिन देखो ध्यान से। हम आपको बताए हैं कि अधिक क्रियाशील धातु पहले, देखो जो आप रखेंगे इसमें, ये अधिक क्रियाशील धातु है, कम क्रियाशील धातु बाद में रखा जाता है। प से कहा हो जाएगा पोटेशियम, याद करो सब लोग। स से कहा हो जाएगा सोडियम, के से कैल्शियम, म से मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, पारा, सिल्वर, गोल्ड। आप पढ़े थे, ट्रिक बताया गया था, याद कर लेंगे आज। हालांकि आप 10 में जब पढ़ते होंगे तो सब ट्रिक बताया गया था, आपको भी मास्टर साहब बताए हैं ये ट्रिक के साथ। आप इसको चाहे तो प्रतीक के रूप में लिख सकते हैं। पी है तो के लिख लो, एन ए लिख लो, सी ए लिख लो, एम जी लिख लो, ई एल लिख लो, जिंक लिख लो, एफ लिख लो, लेड है तो पी बी लिख लो, ये हाइड्रोजन लिख लो, ये सी यू लिख लो, ये एच जी लिख लो, ये ए जी लिख लो, ये ए यू लिख लो। आपको याद होना चाहिए। और आप इसमें पूरा लिख सकते हैं। के को पोटेशियम कहते हैं, एन को सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, ए जी, ए यू, ये सब आपको याद हो गया। कोई दिक्कत है आपको? नहीं होना चाहिए सर, बहुत आसान है। और आपको हम बता देते हैं कुछ बातों को। ये पोटेशियम सोडियम को अलग कर सकता है, लेकिन सोडियम पोटेशियम को अलग नहीं कर सकता, क्योंकि सोडियम कम क्रियाशील। तो जो अधिक क्रियाशील होगा, इसी ट्रिक के हिसाब से आप समझेंगे, जो अधिक क्रियाशील होगा वो कम को अलग कर लेगा, और जो कम होगा वो क्या होता, अधिक को अलग नहीं कर पाता। ये ट्रिक है। माने पोटेशियम जो है सोडियम को, अगर सोडियम कोई विलयन है तो सोडियम को अलग कर सकता है, तो ये सोडियम पोटेशियम को अलग नहीं कर सकता। सोडियम कैल्शियम को अलग कर सकता है, नहीं कैल्शियम सोडियम को अलग नहीं कर सकता। कैल्शियम मैग्नीशियम को अलग कर सकता है, लेकिन मैग्नीशियम कैल्शियम को अलग नहीं कर सकता। मैग्नीशियम एल्युमिनियम को अलग कर सकता है, लेकिन एल्युमिनियम मैग्नीशियम को अलग नहीं कर सकता। जिंक आयरन को अलग कर सकता है, ये आयरन जिंक को अलग नहीं कर सकता। आयरन लेड को अलग कर सकता है, लेकिन लेड अलग को नहीं कर सकता। इस तरीके से तरीका हो सकता है। जो पहले वाला होगा वो अलग कर सकता है, बाद वाला अलग नहीं कर सकता। तो अभी हम कुछ क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे ये समझ जाएंगे। यही है वैद्युत रासायनिक श्रेणी। ऐसी को हम लोग सक्रियता श्रेणी कहते हैं कि जब तत्वों के क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में रखते हैं तो हमें एक श्रेणी प्राप्त होती है जिसे हम सक्रियता श्रेणी कहते हैं। जो अधिक क्रियाशील तत्व है उसको पहले रखा गया है, जो कम क्रियाशील तत्व है उसको बाद में रखा गया है। और इस तरीके से हम लोग तत्वों के क्रियाशीलता के बढ़ते हुए क्रम में रख सकते हैं। अधिक क्रियाशील तत्व को पहले, कम क्रियाशील तत्व को बाद में रख दिया जाता है। ओके, मिटा दे इसको। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन कुछ आ रहा है, कह रहा है क्या, कुछ क्वेश्चन है क्या कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक का अक्षर डालने पर क्रिया होगी या नहीं। क्या कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक के क्षार डालने पर क्रिया होगी या नहीं। क्रिया होगी या। बड़ा सुंदर क्वेश्चन आपके पास है। इस क्वेश्चन के लिए आपके पास जो ट्रिक है आप कॉपी पर लिखे होंगे। आप उस ट्रिक से महसूस कर सकते हैं कि जो अकेले जिंक है, अगर वह कॉपर सल्फेट से पहले आया होगा तो क्रिया होगी, और नहीं आया होगा तो क्रिया नहीं हो। अकेले देख लो, लिखा है ना जिंक का क्षण, तो अगर जिंक पहले आया होगा तो क्रिया होगी, कॉपर को अलग कर सकता है। अगर बाद में आया होगा तो क्रिया नहीं होगी।
तो शायद आप लिखे होंगे। कहाँ आया देखिए, पंडित जी बताएंगे देख कर, कोई नहीं बोलेगा। आपको ये बताना है कि कॉपर से पहले जिंक आया कि बाद में। वो देखिए सारणी में देखिए, नहीं लिखे हैं क्या? अरे लिखे होंगे, अभी तो लिखाया गया था। हाँ, जिंक पहले आया है तो क्रिया होगा। क्यों होगा? क्योंकि जिंक अधिक क्रियाशील है। आपको खुद लिखाया गया है कि पहले जो तत्व आते हैं अधिक क्रियाशील होते हैं, बाद वाले तत्व कम क्रियाशील। तो जिंक पहले आया तो अधिक क्रियाशील है, कॉपर बाद में आया तो कम क्रियाशील। समझ रहे हो आशीष बाबू? ये क्रिया होगा। कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक के 6 डाले तो जैसा अगर आप इसको फिगर बना कर समझाना चाहें तो ले लो, समझा लो। ये आपके पास का है ना, कॉपर सल्फेट है, और इसके अंदर आपने क्या डाल दिया? क्या डाला? जिंक का 6 डाला। अब आपको ये बताना है कि क्रिया होगा कि तो क्रिया होगा। क्या होगा? हाँ, आप यहाँ पर पहले तो रिएक्शन लिख दीजिए। कॉपर सल्फेट है और इसके अंदर क्या डाल दिए? जिंक डालिए। तो जब क्रिया होगा तो क्या करेगा? कॉपर को हटा देगा और इसके जगह पर जिंक चला जाएगा, तो जिंक सल्फेट बन जाएगा और प्लस कॉपर। तो आप इस ट्रिक के साथ लिख सकते हैं कि हाँ, लिख देना हाँ, यह क्रिया होगी, यह क्रिया होगी क्योंकि जिंक अधिक क्रियाशील है, जिंक अधिक क्रियाशील है तथा कॉपर कम क्रियाशील है, कॉपर कम क्रियाशील है। जिंक अधिक क्रियाशील है तथा कॉपर का है भाई कम क्रियाशील। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन आपका है, और ऐसा क्वेश्चन पूछा भी जाएगा। सब ट्रिक वो जो है ना, उसी से आपको पता चल जाएगा कि जिंक अधिक क्रियाशील है। अधिक क्रियाशील होगा तो क्रिया होगा, क्योंकि जिंक पहले आता है, कॉपर बाद में आता है। तो जब जिंक अधिक क्रियाशील होगा तो कॉपर को हटा देगा और जिंक सल्फेट बन जाएगा। इसको हम लोग कहेंगे कॉपर सल्फेट, इसको हम लोग कहेंगे जिंक, इसको हम लोग कहेंगे जिंक सल्फेट, इसको कहेंगे हम लोग कॉपर। इस तरह से क्रिया हो गया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत है? बताइए। ट्रिक तो है ना, उसी से या पहचान सकते। एक और क्वेश्चन हम आपको बताना चाहते हैं। चलिए, क्या जब जिंक सल्फेट ZnSO4 में कॉपर को डाला जाएगा, कॉपर को डाला जाएगा तो क्रिया होगी या नहीं? क्रिया होगी या नहीं? बड़ा चमकदार क्वेश्चन है भाई। आप क्वेश्चन के आंसर ट्रिक पर ही निर्भर करता है। क्या जब जिंक सल्फेट का सूत्र आपके पास होता है, ZnSO4 में कॉपर के छड़ को डालेंगे तो आपको बताना है कि क्रिया होगी कि नहीं। जरा देखो, कॉपर जिंक के पहले है ना, अगर पहले है तो क्रिया होगी, ना तो नहीं होगी, क्रिया नहीं होगा। कहाँ कि कॉपर बाद में आ गया तो कम हो गया, जिंक पहले आ गया। मान लो ये अधिक क्रियाशील है तो कहाँ इसको अपने पास रहने देगा? ही हमारे पास बहुत ज़्यादा ज्ञान है तो कहाँ मेरे पास आएंगे, कहाँ पढ़ सकते हैं, कहाँ भाग जाएंगे सीधे। ये आपके पास अधिक ज्ञान है, ताबतोड़ आपका आंसर आता है, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। पूरा मुँहज़बानी किताब आप याद करें, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपके सामने कोई लड़का टिकेगा? कहाँ नहीं टिके। देखा, जिस व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो बुद्धिमानी की संगति में नहीं रहता, माने बेकार है, खराब है, बुराई उसके अंदर निवास करती है, तो उसके सभा में जा कर के कोई भी बैठ कर के, विद्वान भी बैठ कर के सभा में बैठ कर के अपने जीवन को निर्वाह कर सकता है। जैसे 10 को लड़का खाली मोबाइल को बतियाओ तो ऐसे पबजी खेल रहे हैं, तो वहाँ पर कोई बच्चा जा कर के बैठ कर के पबजी खेल सकता है। लेकिन जहाँ विद्वान बैठे हैं तहाँ वो 1 सेकंड नहीं रुक सकते हैं। जहाँ 10 को विद्वान व्यक्ति बैठे हैं वो जब 1 सेकंड नहीं रुक सकते हैं, वो जाएंगे ही नहीं पास, ये जान जाना। तो वैसे ही है, जब ये अधिक क्रियाशील है तो इसके पास ही आएगा ही नहीं। क्या फ़ायदा है? ये खुद जानता है कि हमारे पास क्रियाशीलता कम है,
हम इसके पास जाएंगे तो कुछ हो नहीं पाएगा। लेकिन ये इसके पास जा सकता है क्योंकि कम क्रियाशील अधिक क्रियाशील, तो अधिक वाले इसके पास जा सकता है, लेकिन इसकी हिम्मत नहीं है कि इसके पास आ जाए, तभी नहीं जा सकता। तो लिख लेना उत्तर में लिखना कि यह क्रिया नहीं होगी, यह क्रिया नहीं होगी, क्योंकि कॉपर कम क्रियाशील है, कॉपर कम क्रियाशील है, जबकि जिंक अधिक क्रियाशील है, जबकि जिंक क्या है, अधिक क्रियाशील। चलो, इस टाइप के क्वेश्चन अगर बोर्ड में आएगा तो मुझे उम्मीद का है कि आप लोग लिख लेंगे, या मन करके छोड़ भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, इस तरीके से ये कुछ क्वेश्चन है, आप इसको हल कर सकते हैं। तो आज के लिए केमिस्ट्री में मार्क्स इतना ही हम रहने देते हैं। आइए आपको थोड़ा सा फिजिक्स भी पढ़ा दे, लिख लीजिए इसको।